बड़ी बाजी शाहना जब भी मेरे घर आती तो मेरे ससुराल में आकर हर चीज को बगौर देखती। मैं इनसे कहती, बाजी शाहना आप इतने गौर गौर से क्या देख रही हैं? मेरे कान में कहने लगी, नाजू मैं शक नहीं कर रही, मगर मुझे क्यों लगता है कि जब मैं तेरे घर ससुराल आती हूँ तो तेरी एक नन एक ही जगह बैठी रहती है। कभी यहाँ से झाड़ू लगाती है, कभी आसपास फिरती है तो इस जगह के ऊपर ही बैठ जाती है। बाजी शाहना की बात सुनकर जोर से हंस पड़ी। बाजी शाहना तुम होश में हो? कैसी बात कर रही हो? शक की भी कोई हद होती है। अब तुमने एक नई बात निकाली, भला सादिया एक ही जगह क्यों बैठेगी? इसको यहाँ से कौन सा खजाना मिलता है? तुम नहीं समझती नाजू नाजो तुम कम मासूम हो, मगर मैं जान गई हूँ तुम्हारी नन का जरूर कोई ना कोई चक्कर है, वरना मैं जब आती हूँ तो इधर होती है ना उधर। हर वक्त तुम्हारे घर के चूल्हे के आसपास ही क्यों मंडलाती रहती है? कोई तो वजह होगी। बाजी की बात बिल्कुल बेतुकी थी। मैं इन पर यकीन न किया और हंसकर टाल दिया, मगर बाजी के जाने के बाद ये बात मुझे याद आने लगी। मैंने सोचा कि देखूं तो सही मेरी नन वाकई ऐसा ही करती है या नहीं। ऐसा हुआ। बाजी शाहना की बात बिल्कुल सही थी। मेरी नन सुबह नाश्ता पकाने के बाद चूल्हे के पास से सफाई करती और थोड़ी देर बाद कहती, चूल्हा गंदा हो गया, इसके ऊपर नए सिरे से मिट्टी का पानी लगाती और तब तक दोपहर के खाने का वक्त हो जाता और वहीं बैठ जाती, बर्तन धोती, फिर वहीं दोपहर की रोटियां बनाती और इसकी नजरें दरवाजे पर टिकी होती। दोपहर के वक्त सब लोग अपने अपने कमरों में सोए होते, तब तो यहाँ रुकावट न होता, मगर मेरी नन का पहरा भी यहीं लगा रहता। ये बात बड़ी हैरानकुन थी। मुझे इसकी समझ न आई। मजबूर होकर मैं सोचने लगी, आखिर सादिया ये बैतुल खिला कब जाती है? तब मुझे महसूस हुआ कि सादिया के बैतुल खिला जाने का भी एक वक्त मुकर्रर है। जब मेरी सास वहाँ बैठी खाना खा रही होती है या रोटियां डाल रही होती है, तभी सादिया बैतुल खिला जाती है। इसके अलावा वो वहाँ से हिलती तक न थी। अब मैं एक दिन सोचा कि मैं सबके सामने सादिया से कहूंगी, जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। मैं खुद वहाँ पर बैठूंगी और सबके सामने वो जगह खोदूंगी, देखूंगी तो सही ऐसा क्या खजाना दफन है कि सादिया बेगम वहाँ से हिलती तक नहीं। शाम का वक्त था, हम सब बैठे चाय पी रहे थे, तब मेरे दांत में अचानक दर्द उठा। सादिया मेरी बहन, जल्दी जाकर मेरे लिए लौंग लेकर आओ। मैंने दर्द का बहाना बनाकर सादिया से लौंग लाने का कहा। जानती थी इसे काफी देर लग जाएगी, तब तक मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर इसके सामने ये जगह खोदूंगी, ये देखूंगी कि इसमें क्या है, मगर ऐसा न हुआ। सादिया ने तो अपनी टांग पकड़ ली। हाय भाभी, मेरी टांग तो सुन हो गई। अम्मा आप लाकर दे दो ना भाभी को। मेरी सास सादा सी औरत थी, बेटी के कहने पर उठ गई। मुझे जाकर मसाले के डिब्बों से लौंग लाकर दे दी। मेरा ये बहाना भी बेकार गया। सादिया ने मेरे हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। इसके सामने भी मैंने एक दोबारा ये जगह खोदने की कोशिश की तो इसने मुझे सख्ती से मना कर दिया। कहने लगी, मैंने और अम्मा ने बड़ी मोहब्बत और एहतियात से ये जगह बनाई है, तुम हो के इसे खोदने चली। ऐसा मत करो, मैं घर में बेबरकती होती है। सादिया की बात सुनकर सास भी मेरे सर पर हो जाती और यूं ये बात इधर की उधर रह जाती। जब मुझे लगा कि दिन के वक्त मेरी नन होते हुए ऐसा करना तो नामुमकिन है, लिहाजा रात के वक्त चुना जाए। मेरा शौहर 1-2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। इस दिन मैंने सोचा कि अपने कमरे से बाहर निकलकर रात को चूल्हे वाली जगह खोदूंगी, देखूंगी कि वहाँ पर क्या है। रात हुई तो सब लोग तकरीबन सो गए। 10 बजे का वक्त था। गाँव में रातें जल्दी हो जाती है, मगर मुझे याद आया कि हमारे किचन के बाहर जो टीन का दरवाजा है वो तो किसी इंजन से भी ज्यादा शोर करता है, इसलिए वहाँ जाकर दबे कदमों वापस आ गई, क्योंकि अगर मैं इस वक्त जाकर वो टीन का दरवाजा खोलने की कोशिश करती तो यकीनन शोर से सब लोग जाग जाते या किसी न किसी को खबर तो हो जाती। मैं अपना काम आराम से न कर पाती। वापस आकर सोचने लगी कि कल सारे शाम ही दरवाजा खुला छोड़ दूंगी या रात को काम करते करते दरवाजा खोलकर आ जाऊंगी। वो दिन बड़ी बेचैनी से गुजरा और रात भर सो न सकी। सोचती कि जाकर दरवाजा खोल लूं, फिर सोचती कि सादिया को पता ही ना चल जाए जो इतनी चौकन्नी रहती है। जाहिर है ये खबर तो रखती होगी कि कौन इसके खजाने के आसपास मंडला रहा है। इस दिन सादिया मेरी आंखों के सामने ही रही। वो मुझे अजीब नजरों से देख रही थी, बात बात पर एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा करती और मेरी तरफ गौर से देखती जैसे मैं इसकी बड़ी मुजरिम हूँ। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब रात को खाना पकाने के बाद जब मैंने चुपके से वो टीन का दरवाजा खोल दिया, मेरी नंद और सास के सोने के बाद ये रात मालूम कर ही रहूंगी। ये भी सोचा कि अगर सास
पास के ऐन वक्त पर आकर मुझे देख लिया तो वो यही कहेंगी कि तावीज़ छुपा रही है, क्योंकि गांव की औरतों की जहनियत यही होती है। इसलिए इसके लिए भी मैंने पहले ही बहाना सोच लिया है। अब मेरे पास कोई वजह नहीं थी कि मैं अपने इस काम से रुक पाती। रात का वक्त हुआ, मेरे शौहर आज भी घर नहीं थे। मैंने वो कलदल की और जिसमें मैंने चूल्हे वाली मिट्टी खोदनी थी और चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली। इधर उधर देखा, 400 अंधेरा छाया हुआ था। मैं धक कदमों आगे बढ़ रही थी। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक किचन का दरवाजा खुला हुआ था। मेरे पास लाइटर की टॉर्च मौजूद थी। मैंने इसे ऑन कर लिया और जैसे ही किचन के अंदर दाखिल हुई, मेरी चीखें निकलते रह गईं। सामने किचन में काले रंग की चादर ओढ़े कोई शख्स बैठा हुआ था। इस शख्स का वजूद फैला हुआ था। काली चादर इतनी खौफनाक लग रही थी कि मेरा दम निकलते बचा। इससे पहले मैं वापस पलट कर भागती, इसने मुझे पीछे से पलट कर देखा तो मेरी जान में जान आई और साथ ही शर्मिंदगी भी हुई। वो कोई और नहीं, मेरी अपनी नन सादिया थी। इसके चेहरे पर गुस्सा भी था और तंजिया भरी मुस्कुराहट भी थी। तुम्हारी नीयत में अच्छी तरह जानती हूँ, पहले भी तुम इस जगह के चक्कर लगाती रही हो। तुम्हारी आंखों में साफ लालच नजर आ रही है। मैं जान गई थी तुम क्या करोगी, इसलिए इसी दिन के लिए मैं इस जगह का पहरा देती थी। मैं जानती हूँ ना, ये मुतकब्बिर जगह है, मगर तुम इसे खोदने के पीछे ही पड़ी रहोगी। क्या करना चाहती हो? क्या मेरे अम्मा के खिलाफ इसमें तावीज़ दबाने का इरादा है? इस घर का रिस्क कम करना चाहती हो? मेरी नन मेरे सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी और मैं खामोश खड़ी थी। मेरे पास कोई जवाब भी ना था। मैंने हरकत ही ऐसी की थी कि उसे मुझ पर शक हो गया। अब सिवाय इसकी बातें सुनने के मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं सर झुकाए खड़ी रही। खबरदार, अगर आइंदा तुमने यहाँ आने की कोशिश भी की तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी और हाथ काट दूंगी। यहाँ से जाओ और दोबारा मत आना। मेरी नन ने मुझे इस कदर सख्त अल्फाज में तंबिया की कि मैं मजबूरन वहाँ से लौट आई। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि इस बात को यहाँ भूल जाऊं, क्योंकि नन के सामने होते हुए इस जगह को खोदना तो दूर, इसके आसपास जाने के बारे में भी सोच नहीं सकती थी। इस दिन के बाद मेरी नन का रवैया मेरे साथ बदल गया। वो जो मेरे साथ हर वक्त हंसती बोलती रहती थी, अब बिल्कुल खामोश हो गई। मगर मैं जानती थी कि इस खामोशी के पीछे कोई गहरा तूफान छुपा है। मैंने अपनी बहन सुरैया को बुला लिया। इसे सारे मामला बताकर कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी बात सुनकर इसने सर पकड़ लिया। तू भी तो कितनी पागल है। तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरी नन की नजरें इस जगह पर पहले ही होंगी। अरे मैं तो तुझे खबरदार कर गई थी। तुम्हारी नन का कोई चक्कर चल रहा है, मगर तुम ही ने यकीन नहीं किया। अगर कुछ करना ही था तो मुझसे ही पूछ लेती। बाजी की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो चालाकी दिखाने की कोशिश की थी इसका कोई फायदा नहीं। अब मैंने बाजी के मशवरे के मुताबिक इस बात को वाकई भूल जाने का सोच लिया, क्योंकि मेरी नन की होशियारियां चल रही थी। फिर इसके घर में ढाका मारना नामुमकिन था, मगर मेरी इन बातों का कोई फायदा न हुआ। एक दिन रात के वक्त मैं अपने कमरे में सो रही थी। इस दिन नासिर ने घर वापस आना था। तब घर की बिजली खराब हो गई। बिजली खराब होने की देर थी कि किसी के भारी कदमों की आवाज मेरे कमरे की तरफ आती सुनाई दी। मैं डर के मारे उठ बैठी। इंतजार तो नासिर का था, मगर ये किसी और के कदमों की आवाज थी। नासिर को तो मैं लाखों में पहचान सकती थी। ये आवाज सुनकर मैं डर गई। इसके पहले कि मैं यहाँ से भागती, मुझे बैरूनी दरवाजे पर एक शख्स अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। दरवाजे में खड़े होने की वजह से इस शख्स का वजूद मुझे अच्छे से नजर आ रहा था। वो हट्टा कट्टा लेम शेम आदमी था। मैं अपने बेड पर दराज थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, मैं आहिस्ता से बेड के नीचे घुस गई। यहाँ पर मुझे तो डर लग रहा था कि कॉकरोच, छिपकली और तरह तरह के कीड़े ऐसे कच्चे घरों में होते हैं, मगर अपनी इज्जत बचाने की खातिर कोई भी जख्म खाने को तैयार थी। इस वक्त बिजली दोबारा से ऑन हुई और मेरे कमरे में रोशनी फैल गई। तब बाहर से एक शोर सा बुलंद हुआ और वो शख्स कमरे से वापस भागा। तो मैं फूली सांसों के साथ बेड के नीचे से निकली और अपने कमरे से बाहर आ गई। देखा तो नासिर भी आ गए थे। उन्होंने इस शख्स को जो मेरे कमरे से भागते देखा तो आंख पगोला हो गया। इन्हें मुझ पर शक होने लगा। एन इसी वक्त मेरी नन आ गई। भाईजान, ये चोर पहले मेरे कमरे में आया था। मैंने इसके सर पर चीज मारकर भगा दिया तो भाभी के कमरे में घुस गया। यकीनन वो जेवरात चोरी करने आया होगा। वो देखें, भाभी के कमरे में की सारी अलमारियां भी खुली पड़ी हैं। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे कमरे के जेवरात वाली
अलमारी खुली हुई थी। मेरे शौहर का गुस्सा एकदम हमदर्दी में बदल गया। अच्छा तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं इस बेगैरत इंसान को खुद देख लूंगा। मैं वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल गए। तब मेरी नन आंखों में शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। शौहर के जाने के बाद वो मेरे करीब आई और बोली, देख लिया, मैंने तुम्हें जिंदगी और मौत की कश्मकश से बचा लिया। अगर अभी मैं अपनी गवाही के बजाय तुम पर इल्जाम लगाती थी तो तुम कहीं की न रहती। जानती हो ना, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ, इसने मगरूर से लहजे में कहा, मगर मैंने सोचा मैं तुम्हें बचा लूँ। अब तुम इस घर से कहाँ जाओगी बिला आखिर? लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने मेरे मामलात में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें इस घर से ही नहीं निकालूंगी, तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करूंगी कि तुम सारी जिंदगी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। नन की बातें सुनकर मैं अंदर तक लरस गई। सादिया ये बाजी मैंने तो आपके मामलात में पढ़ना ही छोड़ दिया। इस दिन के बाद से चूल्हे वाली जगह पर नहीं गई। मैंने इनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। खुदा के लिए कोई ऐसी बात मत कीजिएगा कि मेरे शौहर का मुझ पर यकीन ना रहे। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद नासिर आए, मुझे तसल्ली देने लगे। मैंने इन्हें बताया कि मैं बहुत डर गई थी। इस चोर के आने की वजह से मैंने खुद को बेड के नीचे छुपा लिया था, डर के कि कहीं कुछ काट ना ले। उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की। हमने बहादुरी से इस चोर के आने का मुकाबला किया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं इस बात से मुतमईन हो गई थी कि अब मेरी नन मेरे साथ ऐसा कुछ ना करेगी, क्योंकि अब मैं भी इसके मामलात में दखल देना छोड़ दिया है। मगर एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हमारी बाजी पलट कर रख दी और यूं के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस दिन मेरी नन किसी काम से अपने कमरे में बैठी हुई थी। दरवाजा मैंने खोल दिया। सामने डाकिया खड़ा था। इसने सादिया के नाम पर एक चिट्ठी दी और चला गया। सादिया को इसकी बात की खबर फौरन हो गई। वो भागती हुई बाहर आई, लेकिन एन इसी वक्त सादिया का दूसरा भाई घर के अंदर आ गया। अब सादिया इसके सामने मुझसे चिट्ठी मांग रही थी और मैंने चालाकी की दिखाई और फौरन अपने कमरे में चली गई। चिट्ठी मेरे पास ही अपने कमरे में थी। सादिया की आवाजें देती इशारे करती रही। मैंने एक ना सुनी। मुझे पक्का यकीन था कि मेरे हाथ मेरी नन की कोई कमजोरी लग चुकी है। मैंने वो खत अपने कमरे में पढ़ना शुरू किया। इसे देखा तो मेरे होशो आवाज उड़ गए। मेरी नन ने जो मंसूबा बनाया था वो किसी चोर और डाकू से भी ज्यादा मुनज़्ज़म था। खत में लिखा था, जाने अजीज, तुम मायूस मत होना। मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, मगर मैं जल्द तुम्हें लेने आऊंगा। 2 दिन के बाद मेरे माँ बाप आएंगे। तुम वो सारी चीजें तैयार रखना। अगर तुम्हारे भाइयों ने रिश्ता नहीं दिया तो फिर इसी रात हम सब कुछ बांधकर इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे और वो दोबारा पलट कर भी नहीं आएंगे। मैंने जब ये पढ़ा तो जान गई आखिरकार सादिया का राज क्या था, वो मुझसे क्या छुपा रही थी। सादिया के सामने ये खत रख दिया पहले तो वो गुस्सा करने लगी, मगर जब इसकी समझ में कोई बात ना आई तो इसने सारा राज उगल दिया। दरअसल सादिया बेवा थी। इसके पहले शौहर की वफात के बाद वो घर वापस आ गई थी, मगर इसके अपने घर से आते आते खासा जेवर और सोना वगैरह चोरी किया गया था और चोरी करने के बाद इससे अपने घर के सहन में दफन कर दिया था। इस बात की किसी को कानो कान खबर ना हुई। अब सादिया के गम के बारे में सोच रहे थे कि सादिया बेचारी परेशान है, मगर सादिया ने तो इस कमाल महारत से माल जेवर चोरी कराया कि बड़े से बड़ा चोर भी शर्मा जाए। खैर, अब जो होना था हो गया। सादिया ने बताया कि वो किश्वर से सच्ची मोहब्बत करती है। किश्वर ने ही इसे तरगीब दी थी कि वो घर से जेवर वगैरह उठा ले और इद्दत पूरी होने के बाद इसके साथ भाग चले। इस बात में कोई शक नहीं कि सादिया के पहले शौहर की मौत हो गई है और ये कि सादिया और किश्वर एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे, मगर इनकी शादी किसी वजह से नहीं हो पाई थी। गालिबन सादिया की बात पहले ही पक्की हो गई थी और किश्वर रिश्ता लेकर बाद में आया था। अब वो दोबारा एक होना चाहते थे, मगर इनका तरीका गलत था। मैंने अपनी नन से वादा किया कि मैं तुम्हारा साथ तो दूंगी, मगर तुम्हारी भी मेरी एक बात मानना पड़ेगी। मैं तुम्हारे भाई को कायल करूंगी कि तुम्हारी शादी किश्वर से कर दें, मगर तुम्हें ये जेवरात वापस करना होंगे, क्योंकि पहले शौहर की वफात के बाद इसके माल और जेवर पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहता। अगर तुम जिंदगी सहल तरीके से गुजारना चाहती हो तो किश्वर से कहो कि वो तुम्हारे लिए मेहनत करे। तुम क्यों इसके लिए कुर्बानी का बकरा बन रही हो? मेरे समझाने पर मेरी नन मान गई, हालांकि ये एक नामुमकिन सी बात थी। खैर, फिर सादिया ने मेरे
साथ वो जेवर अपनी सास तक पहुंचा दिया और मैं इसके साथ गई। इसकी सास ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। सादिया ने कहा कि ये गलती से इसके सूटकेस में आ गया था। इसकी सास अभी तक अपने बेटे के गम में थी। जेवरात मिले तो उसे कुछ सहारा मिला कि घर का खर्चा चल जाएगा और मकान बेचने की नौबत नहीं आएगी। घर वापस आकर मैंने सादिया को गले लगा लिया, इसे अपना जेवर सामने रख दिया और कहा कि तुम इनमें से जितना चाहो ले जाओ। मेरे हुस्न सुलूक पर सादिया की आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे गलत समझ रही थी तो मैंने इसके भले के लिए ही सब कर रही थी। खैर फिर सादिया का रिश्ता कुश्वर लोग लेकर आ गए। ये लोग लालची नहीं थे मगर इनका बेटा निकम्मा था और इसी निकम्मे ने सादिया को ये तरकीब दी थी कि वो अपने पहले शौहर का जेवर इसके हवाले कर दे। मैंने सादिया को समझाया कि कुछ दिन तुम बेरुखी दिखाओ, ये मियाँ अपने रास्ते पर आ जाएंगे। कुछ सादिया के ताउन की वजह से कुछ सादिया के भाइयों के दबाव ने लड़के को नौकरी पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी नन को इज्जत से अपने घर से रुखसत किया और अपने जेवर भी इसकी झोली में डाल दिए। आज जब भी वो मेके आती है तो मेरा शुक्रगुजार होती है। मैं भी खुश हूँ कि मैं रिवायती भाभीयों की तरह अपनी नन का पर्दा चाक नहीं किया और इसे ना ही इसकी चालाकियों का अपनी अना का मसला बनाया, बल्कि इसकी मदद की कि नेकी भी कमाई और दोनों के घरों को बर्बाद होने से भी बचा लिया। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करना ना भूलें। शुक्रिया।